नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में धमाका, 20 से ज्यादा की मौत, कई घायल, पुलिस ने इलाके को घेरा। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए टला चुनाव, आयोग का 5 राज्यों के अधिकारियों को निर्देश, ईवीएम भेजने के लिए रहें तैयार। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बलों में हिंसक झड़प, 80 पुलिसकर्मियों समेत 200 घायल, वाम दलों का राज्यव्यापी बंद आज। बैंकों का फंसा कर्ज बढ़कर हुआ 8 लाख करोड़ रुपए, आरबीआई करेगा निगरानी समिति का पुनर्गठन, नए सदस्यों को जोड़ने का प्रस्ताव। और उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, बारिश से तापमान में गिरावट, उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में एक एरेना में हुए धमाके में 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक उन्होंने 2 तेज धमाकों की आवाज सुनी है। धमाके एरेना की टिकट खिड़की के करीब हुआ है। धमाकों के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। धमाके के बाद एरेना को खाली करा लिया गया है। पुलिस ने पूरे इलाके को कब्जे में ले लिया है। लोगों से इलाके से दूर रहने की अपील की गई है। धमाके की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है। गायिका एरियाना ग्रांडे के प्रवक्ता के मुताबिक वो सुरक्षित हैं। एरेना के नीचे मैनचेस्टर विक्टोरिया स्टेशन से रेल सेवाओं को रद्द कर दिया गया है। यहां की उत्तरी रेलवे ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि मैनचेस्टर विक्टोरिया के करीब एक घटना होने से सभी आपातकालीन सेवाएं लगा दी गई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सभी लाइनों को बंद किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इसे आतंकी घटना मानकर चल रही है। तो ब्रिटेन का मैनचेस्टर शहर, जहां एक पॉप कॉन्सर्ट हो रहा था और इसी दौरान एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका मैनचेस्टर एरेना में हुआ, जहां एक अमेरिकी गायिका एरियाना ग्रांडे का पॉप कॉन्सर्ट हो रहा था और इसके खत्म होने के कुछ देर बाद कहा जा रहा है वहाँ धमाका हुआ। 2 धमाके लोगों ने सुने जो वहाँ चश्मदीद हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 धमाके सुने हैं और अभी पूरे इलाके को घेरा गया है। आपातकालीन सेवाएं हैं और पुलिस इसे फिलहाल आतंकी घटना मानकर चल रही है। फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मध्य पूर्व के दौरे पर हैं और ये धमाका मैनचेस्टर में, और फिलहाल पुलिस इसे आतंकी घटना मानकर चल रही है। अब तक जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक 20 लोगों की मौत हुई है, तमाम लोग घायल हैं। पूरे इलाके को घेरा गया है और आपातकालीन सेवाएं और पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। आइए कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 10 सीटों के लिए घोषित चुनाव को फिलहाल टाल दिया है। इन सीटों के लिए 8 जून को मतदान कराया जाना था। आयोग ने राज्यसभा के चुनाव कराने की 16 मई को जारी घोषणा वापस ले ली है। जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव और 3 जून से शुरू हो रही ईवीएम चुनौती के मद्देनजर चुनाव आयोग ने गोवा, गुजरात और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए होने वाले चुनाव टाल दिए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि उसने राज्यसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा वाले 16 मई के अपने प्रेस नोट को वापस लेने का फैसला किया है। आयोग के मुताबिक नई तारीखें सही समय पर बताई जाएंगी। 8 जून को पश्चिम बंगाल की 6, गुजरात की 3 और गोवा की 1 सीट के लिए चुनाव होना था। जिन 10 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनमें तृणमूल कांग्रेस के 4, कांग्रेस के 3, बीजेपी के 2 और सीपीएम के 1 सदस्य हैं। जिन प्रमुख नेताओं का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, उनमें केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी,
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल और सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी शामिल हैं। वहीं चुनाव आयोग ने हाल में विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को भी निर्देश जारी किया है। आयोग ने पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के मुख्य चुनाव अधिकारियों को ईवीएम मशीन भेजने के लिए तैयार रहने को कहा है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग का यह कदम ईवीएम मशीनों की जांच के लिए दी चुनौती को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। हाल ही में हुए इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती समेत कई विपक्षी दलों ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसके बाद दिल्ली के एमसीडी चुनाव में करारी हार के बाद राज्य में सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी गड़बड़ी का आरोप लगाया था। यही नहीं, आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा में ईवीएम हैक करने का डेमो दिखाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोलकाता में सोमवार को वामपंथी दलों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में 100 से ज्यादा वाम कार्यकर्ता और 79 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों के हिंसा पर उतारू होने के बाद पुलिस बल ने उन पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और आरएएफ तैनात की गई है। संघर्ष में 11 वाम विधायकों समेत 217 लोगों को हिंसा और आंदोलन के दौरान निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। वामपंथी दलों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन बुलाया था। टीएमसी ने इसे वाम दलों की हताशा करार दिया है। इस हिंसा के बाद आज वाम दलों ने राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया है। Chief Minister has fled away. This is most unfortunate. The peasants, the workers, the youth, the students, the women, all have gathered with their demand. And the Chief Minister, she doesn't have the courage to face the people. And she has deployed armed police, but she cannot destroy this movement. जम्मू कश्मीर में सीमा पार से लगातार आतंकी घुसपैठ को देखते हुए सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सेना ने कुपवाड़ा में कल 36 घंटे तक मुठभेड़ के बाद 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ऑपरेशन में सेना के 3 जवान भी शहीद हो गए, जिन्हें कल श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर में बर्फ पिघलने के साथ ही सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश तेज हो गई, लेकिन सुरक्षा बल इसे नाकाम करने में जुटे हैं। जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में 2 दिन चली मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए और सेना के 3 जवान भी शहीद हो गए। रक्षा बलों को मुठभेड़ स्थल से हथियार, गोला बारूद और अन्य सामान बरामद हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से बहुत से टेररिस्ट यहाँ आ रहे हैं, उसकी खबर मिल रही है और उसी में जो हंदवाड़ा में हुआ और हफरूड़ा फॉरेस्ट में हुआ, उसमें एक कांटेक्ट हुआ था और अभी भी वहाँ फौज पूरी तरह से तैनात है और मुस्तैद है और मुझे पूरा यकीन है कि जो टेररिस्ट हैं उनको हम न्यूट्रलाइज करेंगे। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने नौगाम में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश को बहादुर सैनिकों पर नाज है, जिन्होंने सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए जान की बाजी लगा दी। सैनिक हैं, हमारी फौज है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, पुलिस है, अपनी कुर्बानियां देते हुए जिस प्रकार से देश की रक्षा कर रहे हैं और ये एक प्रॉक्सी वार है और आने वाले वक्त में बाकी मिलिटेंसी को समाप्त किया जाएगा। उस तरीके का पूरा कम्प्रिहेंसिव प्लान बना है। ये मुठभेड़ शनिवार को उस वक्त शुरू हुई जब आतंकी हंदवाड़ा इलाके में नौगाम सेक्टर की नियंत्रण रेखा से घुसपैठ की फिराक में थे। पाकिस्तान की ओर से हाल के दिनों में कई बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है, जिसके चलते सीमाई इलाकों के कई गांवों को खाली कराया गया था। वहीं कश्मीर घाटी में जारी तनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया है कि कश्मीर समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, कश्मीर की समस्या का परमानेंट सलूशन हमारी गवर्नमेंट निकालेगी, अस्थायी समाधान उसका निकालेगी, क्योंकि हम इस सच्चाई को जानते हैं, कश्मीर भी हमारा है, कश्मीरी भी हमारे हैं और कश्मीरियत भी हमारी है। कश्मीर घाटी में आतंकी घटनाओं के साथ ही सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रदर्शन और पत्थरबाजी की घटनाओं में इजाफा हुआ है, जिसको लेकर दक्षिण कश्मीर में तनाव के हालात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 2 दिन के गुजरात दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कांडला में 900 करोड़ से ज्यादा लागत वाली आधा दर्जन योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास और व्यापार को बढ़ावा देने में बंदरगाहों का बड़ा योगदान है। सोमवार को 2 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भुज हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत कई नेताओं ने स्वागत किया।
इसके बाद प्रधानमंत्री ने कांडला में बंदरगाह से जुड़े विकास कार्यों और रेलवे ओवरब्रिज समेत आधा दर्जन परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यापार में जगह बनाने के लिए अच्छे बंदरगाह बेहद जरूरी हैं। अगर भारत को इस वैश्विक अर्थव्यवस्था का लाभ उठाना है, विश्व व्यापार में भारत ने अपनी जगह पक्की करनी है, तो भारत के पास उत्तम से उत्तम व्यवस्था वाले बंदरों का होना बहुत जरूरी है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने एक रोड शो में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लोगों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने भचाऊ में नर्मदा जलापूर्ति परियोजनाओं के पंप हाउस का लोकार्पण भी किया। 2022 तक हमारा सपना है हिंदुस्तान के गरीब से गरीब परिवार को भी रहने के लिए अपना खुद का घर हो, और घर में बिजली भी हो, घर में पानी भी हो, घर में शौचालय भी हो, ऐसा घर उसको मिले। ये बहुत बड़ा सपना लेकर के काम चला रहा है। अपने दौरे के आखिरी दिन कल गांधीनगर के महात्मा मंदिर में अफ्रीकी विकास बैंक समूह की वार्षिक आम सभा का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दोपहर में वो नई दिल्ली लौट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कपिल मिश्रा के आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए उन्हें निराधार बताया। उन्होंने कहा कि अगर कुछ गलत किया होता तो मैं जेल में होता। वहीं कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के जवाब पर पलटवार किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे बागी नेता कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया। पहली बार ऐसी राजनीति किसी ने इस देश में की है कि अगर वो जेल से बाहर है इसका मतलब वो ईमानदार है। तो जेल में तो शीला दीक्षित जी भी नहीं है, जेल में सुरेश कलमाड़ी भी नहीं है, जेल में रेड्डी भी नहीं है, जेल में दाऊद इब्राहिम भी नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल की इस नई राजनीति के हिसाब से ये सारे लोग ईमानदार हैं। रविवार को हुए पदाधिकारी कार्यकर्ता सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल ने खुद पर लग रहे आरोपों पर चुप्पी तोड़ी और सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। पिछले कुछ दिनों में खूब आरोप लगाए गए मेरे खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ, सतिंदर जैन के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, फंडिंग को लेकर बिल्कुल बेबुनियाद आरोप, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, बस कीचड़ फेंक रहे थे। कपिल मिश्रा ने रविवार को पार्टी नेता संजय सिंह और आशुतोष की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाया। दूसरी तरफ स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने भी कपिल मिश्रा को पत्र लिखा। योगेंद्र यादव ने ये पत्र कपिल मिश्रा के माफी मांगने के बाद लिखा है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक मामले में नया हलफनामा दाखिल किया है। बोर्ड ने कोर्ट से कहा है कि काजियों को इस मामले में एडवाइजरी जारी की जाएगी और निकाह के वक्त दूल्हों को 3 तलाक का रास्ता नहीं अपनाने की सलाह दी जाएगी। इसके साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हलफनामे में कहा है कि 3 तलाक शरीयत के तहत अवांछनीय परंपरा है, इसलिए निकाहनामे में इसकी अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि मुस्लिम दंपति को शरीयत को ध्यान में रखते हुए आपसी विवाद सुलझाने होंगे। बोर्ड ने विवाद को सुलझाने के लिए किसी मध्यस्थ की मदद लेने, एक ही बार में 3 तलाक देने वाले के सामाजिक बहिष्कार, गर्भवती महिला को तलाक ना देने जैसी बातें भी कही हैं। आमतौर से लोग तलाक का जिक्र करने ही किया करते थे। अब तलाक के बारे में खास तौर से औरत या उसके घर वाले अगर कोई बात कहते हैं शौहर की, भाई हमको ये बात आना चाहिए कि शौहर एक वक्त में 3 तलाक नहीं देगा बगैर किसी जवाज के, तो ये बात निकाहनामे में शामिल की जा सकती है। और अगर निकाहनामे में शामिल हो जाती है तो फिर शौहर जो है वो 3 तलाक एक वक्त में नहीं दे सकता। कोर्ट से ये पूछ लें कि आप कैसे सारे काजी को एडवाइजरी जारी कर सकते हो। सारे काजी इनके अंडर में नहीं आते, ऐसा कोई इनके पास लीगल सैंक्टिटी नहीं है, ना रिलीजियस सैंक्टिटी है कि सारे काजी को गवर्न करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो गुमराही की तरफ, गुमराह करने की तरफ ले जाती हैं। कोयला आवंटन घोटाले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने कल सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता और 2 पूर्व अधिकारियों को 2 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा इस मामले में दोषी पाई गई प्राइवेट फर्म कमल स्पॉन्ज स्टील एंड पावर लिमिटेड पर भी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन कुमार अहलूवालिया को 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है और 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
और खबरें जारी हैं, बने रहे हमारे साथ। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अजमेर से 14 किलोमीटर दूर है पुष्कर, एक प्राचीन तीर्थ स्थान। यहाँ है दुनिया का इकलौता ब्रह्मा मंदिर। पुष्कर में है विशाल पुष्कर झील। झील में कार्तिक पूर्णिमा पर करते हैं लाखों लोग पवित्र स्नान। लगता है एक मेला जिसमें है करतब खेल तमाशे। ऊंटों की दौड़, घुड़दौड़ है आकर्षण का केंद्र। रामायण और पद्म पुराण में है पुष्कर की कहानी। हर साल यहाँ आते हैं लाखों श्रद्धालु और देशी विदेशी सैलानी। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन से सीबीआई की याचिका पर जवाब मांगा है। विशेष अदालत ने एयरसेल मैक्सिस रिश्वत मामले में मारन बंधुओं समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इस फैसले को सीबीआई ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। प्रवर्तन निदेशालय भी मारन बंधुओं और अन्य को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दे चुका है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कल मानहानि का एक और केस दर्ज कराया है। अरुण जेटली के वकीलों ने दिल्ली हाईकोर्ट में 10 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टियों के कई नेताओं पर पहले ही मानहानि का केस चल रहा है, जिसकी सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी ने अरुण जेटली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जेठमलानी ने इसे केजरीवाल की ओर से की गई टिप्पणी करार दिया था। जो केजरीवाल जी के इंस्ट्रक्शंस पे जेठमलानी जी ने जो कोर्ट में जेटली साहब के खिलाफ एलिगेशंस लगाई थी, जो कोर्ट रिकॉर्ड में अब परमानेंट रिकॉर्ड हो गया है, उसके खिलाफ फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन है, इसलिए फ्रेश सूट 10 करोड़ का फाइल करा है जेटली साहब ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने अंतर्गत निगरानी समिति का पुनर्गठन करने का फैसला किया है। आरबीआई फंसे कर्ज की समस्या से निपटने के लिए अध्यादेश लागू करना चाहता है। इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। अध्यादेश के मुताबिक आरबीआई किसी भी बैंक को आईबीसी के तहत चूक के संदर्भ में शोधन समाधान प्रक्रिया के लिए कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दे सकता है और इसके साथ समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भी किया गया है। आरबीआई के मुताबिक ऐसे मामलों के समाधान के लिए जिम्मेदारी का आवंटन जल्दी किया जा सकेगा। फिलहाल आरबीआई की निगरानी समिति में 2 ही सदस्य हैं। इसका समिति का गठन भारतीय बैंक संघ ने किया। इसके अलावा आरबीआई एक समिति भी बनाएगी जिसमें बहुसंख्यक निदेशक मंडल के स्वतंत्र सदस्य होंगे। ये समिति इस तरह के मामलों में सलाह देगी। आपको बता दें कि भारत में बैंकों में फंसे हुए कर्ज की रकम 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में अगली सुनवाई 24 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विशेष अदालत में 20 मई को मामले की दैनिक आधार पर सुनवाई शुरू की गई थी, लेकिन 6 में से 1 अभियुक्त सतीश प्रधान अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को आदेश दिया था कि स्पेशल कोर्ट मामले में रोजाना सुनवाई करे और 2 साल के अंदर अपना फैसला सुनाए।
आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह दिल्ली के एक स्पेशल कोर्ट में पेश हुए और जमानत की अपील की। सीबीआई ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर जवाब देने के लिए समय मांगा है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 मई की तारीख तय की है। सीबीआई की ओर से दायर आरोप पत्र में कहा गया है कि वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के सदस्यों ने करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई है, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोत से ज्यादा है। कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी अनुराग तिवारी की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। परिवार के लोग इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। अनुराग तिवारी परिवार ने कल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें जांच का भरोसा दिलाया था। लखनऊ के हजरतगंज थाने में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने कर्नाटक सरकार से अनुराग तिवारी से जुड़े कई सवालों के जवाब मांगे हैं। सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को सुकमा नक्सली हमले से जुड़ी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें उन परिस्थितियों का जिक्र किया गया है जिसमें छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बीते महीने नक्सलियों के हमले में 25 जवान शहीद हुए थे। रिपोर्ट में नक्सलियों के संसाधन जुटाने के खिलाफ जमीन पर कमांडरों की स्पष्ट नाकामी की बात की गई है। साथ ही बताया गया है कि कैसे नक्सली सीआरपीएफ की गश्ती दल की गतिविधियों पर नजर रख पाए, जिससे 24 अप्रैल को सुकमा में बुर्कपाल के नजदीक इस घटना को अंजाम दिया गया। रिपोर्ट में घटना का पूरा ब्यौरा दिया गया है और रिपोर्ट में कहा गया है कि नक्सलियों ने गश्ती दल को निशाना बनाने में स्थानीय लोगों की मदद ली। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तेजस एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर मुंबई से गोवा के लिए रवाना किया। टीवी, एलईडी और वाईफाई जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन की हर बोगी में 78 सीट की क्षमता के साथ ही 12 एसी चेयर कार होंगी। ये ट्रेन हफ्ते में 5 दिन चलेगी। तेजस का किराया शताब्दी एक्सप्रेस से 20% ज्यादा होगा। ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को खाना ऑर्डर करने की सुविधा भी दी गई है। एग्जीक्यूटिव श्रेणी का किराया भोजन के साथ 2,680 रुपये होगा, वहीं बिना खाने का किराया 2,525 रुपये होगा। एसी चेयर कार के लिए भोजन समेत किराया 1,280 रुपये और बगैर भोजन के 1,155 रुपये तय किया गया है। ये ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है, लेकिन रेल पटरियों को देखते हुए फिलहाल 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दुनिया के कई देश आतंकवाद से पीड़ित हैं। इससे मध्य पूर्व से लेकर भारत और रूस जैसे देश भी प्रभावित हो रहे हैं। रविवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मुस्लिम देशों के नेताओं को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि धर्म के नाम पर आतंकवाद का खेल अब खत्म होना चाहिए। सम्मेलन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समेत करीब 50 देशों के नेता मौजूद थे। अरब इस्लामिक अमेरिका सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम देशों के नेताओं से आतंकवाद खत्म करने की अपील की। करीब 50 मुस्लिम देशों के नेताओं के बीच ट्रंप ने कहा कि कुछ देश आतंकवाद को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व के अलावा भारत और रूस जैसे देश भी आतंकवाद से पीड़ित हैं और इसका खात्मा अब जरूरी है। If we do not act against this organized terror, then we know what will happen and what will be the end result. Terrorism's devastation of life will continue to spread. Peaceful societies will become engulfed by violence, and the futures of many generations will be sadly squandered. अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में ईरान पर सामुदायिक हिंसा और अस्थिरता को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि इजराइल और फलस्तीनियों के बीच शांति समझौता संभव है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका का लक्ष्य शांति, सुरक्षा और संपन्नता है। साथ ही उन्होंने मध्य पूर्व के देशों को आपसी दुश्मनी खत्म कर शांति कायम करने की अपील भी की। America is prepared to stand with you in pursuit of shared interests and common security. But the nations of the Middle East cannot wait for American power to crush this enemy for them. The nations of the Middle East will have to decide what kind of future they want for themselves. राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये पहला विदेश दौरा है।
इस 8 दिन के दौरे में सऊदी अरब और इजराइल के अलावा उन्हें फलस्तीन, ब्रसेल्स, वेटिकन और सिसिली भी जाना है। इस दौरे को अमेरिकी विदेश नीति में ओबामा प्रशासन के दौरान हुए बदलावों को उलटने की कोशिश भी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात मौसम की। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली समेत कई राज्यों में पारा गिर गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने खासकर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, पिथौरागढ़ के लिए अलर्ट भी जारी किया है। ये जिले 4 धाम यात्रा से जुड़े हुए हैं, इसलिए यात्रा के दौरान भूस्खलन को देखते हुए एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। उधर राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पंजाब और हरियाणा में भी मौसम बारिश से सामान्य हो गया है। वहीं दक्षिण भारत में गर्मी का कहर जारी है। तेलंगाना भी लू की चपेट में है। राज्य के रामागुंडम में सबसे ज्यादा 45 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में धमाका, 19 की मौत, कई घायल। पुलिस ने इलाके को घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हमले की निंदा। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए टला चुनाव आयोग का। 5 राज्यों के अधिकारियों को निर्देश, ईवीएम भेजने के लिए रहें तैयार। बंगाल में लेफ्ट कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बलों में हिंसक झड़प, 80 पुलिसकर्मियों समेत 200 घायल। वाम दलों का राज्यव्यापी बंद आज। बैंकों का फंसा कर्ज बढ़कर हुआ 8 लाख करोड़ रुपए। आरबीआई करेगा निगरानी समिति का पुनर्गठन, नए सदस्यों को जोड़ने का प्रस्ताव। और उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, बारिश से तापमान में गिरावट। उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर।